हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में बिहार इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे बिहार का सामान्य परिचय, थ्योरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिए, बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ाए हैं। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, और इसी वीडियो में हम देख लेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं। क्या तो बिहार इतिहास जानने के स्रोत क्या बोले हैं? बिहार इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं देखिएगा, जिसमें से हैं बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें से एक हैं साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है। तो देखेंगे कि साहित्य स्रोत में क्या बोले हैं, साहित्य स्रोत में कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, और पुरातात्विक में कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, और यात्रा वृत्तांत में कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं देखिएगा। जिसमें से साहित्य साक्ष्य को हम दो भागों में बांट दिए हैं, एक है धार्मिक साहित्य और एक है लौकिक साहित्य। क्या तो लौकिक साहित्य, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। धार्मिक साहित्य में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, विभिन्न पुराण, शतपथ ब्राह्मण, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, भगवती सूत्र। ये जो सभी हैं धर्म साहित्य है। और देखेंगे लौकिक साहित्य में जो है बौद्ध धर्म का इतिहास, लामा तारानाथ, अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा रचित रहे। क्या तो संध्याकार नंदी, रामचरित, क्या तो रामचरित हैं, ये देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे पुरातात्विक में मृदभांड, विभिन्न उपकरण, चित्र, अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख, गुप्तकालीन अभिलेख, नालंदा बिहार के अवशेष, मूर्तियाँ, सिक्के। ये जो हैं पुरातात्विक स्रोत हैं जो बिहार से संबंधित है। यात्रा वृत्तांत में देखेंगे मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक, फाहियान का यात्रा वृत्तांत, हेनसांग की सीयू की पुस्तक इतिसिंह यात्रा वृत्तांत हम देखेंगे। आइए पहले देख लेते हैं, इसमें एक मिनट देखिएगा। हाँ, क्या तो साहित्य में देखेंगे धार्मिक और लौकिक में सबसे पहले हम देखेंगे क्या तो धार्मिक साहित्य, जिसमें है वेद। तब पूछेंगे कि वेद कितने होते हैं, क्या बोले हैं, वेद कितने होते हैं, वेद कितने होते हैं। तो आप ध्यान से याद रखिएगा कि वेद 4 होते हैं। कितने? वेद 4 होते हैं। ऐसे कर्मानुसार अगर सजाया जाता है तो पहला होता है ऋग्वेद, उसके बाद होता है सामवेद, उसके बाद होता है यजुर्वेद, उसके बाद होता है अथर्ववेद। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वेद कितने? तो 4 होते हैं देखिएगा। और इसके अलावा हैं तो पूछेंगे संगीतों का वेद, संगीतों का वेद किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। संगीतों का वेद किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, क्या बोले देखिएगा। संगीतों का वेद सामवेद है। अगर पूछेंगे यज्ञ संबंधित तो यजुर्वेद है। वशीकरण, वशीकरण, विडंबना और क्या तो वशीकरण, विडंबना, जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में है। और ऋग्वेद में जो है पूजा से संबंधित है, पूजा से संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या तो देखिएगा। क्या तो देखिएगा रामायण, क्या बोले हैं, रामायण, रामायण के जो लेखक है, रामायण के जो लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हैं। और रामायण का युद्ध जो हुआ था 84 दिनों तक चला। कितना? तो 84 दिनों तक चला था। जिस दूसरा है महाभारत, क्या तो महाभारत, महाभारत के लेखक हैं महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। रामायण का युद्ध 18 दिन तक चला है, सॉरी महाभारत का युद्ध कितने? तो 18 दिन तक चला था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। आप पूछेंगे रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रामायण महाभारत किस भाषा में? तो
संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखेंगे विभिन्न पुराण, जैसे देखेंगे गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ये सभी हम देखेंगे आगे। आगे क्या तो देखिएगा शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को, शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है, पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। अंगुत्तर निकाय जो है, अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अंगुत्तर निकाय है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार, अंगुत्तर निकाय के अनुसार, अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। तो किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। अब भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है, भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, जिसके अनुसार 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। आगे क्या तो विनय पिटक भी, विनय पिटक जो हैं याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो पिटक कितने होते हैं? पिटक 3 है। सूत पिटक, क्या बोले हैं? पिटक कितने? तो 3 है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, क्या तो अभिधम पिटक है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे तो देखिएगा ये सभी हम तो देख लिए हैं। आइए देख लेते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़। देखिएगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का पुस्तक है, कौटिल्य का पुस्तक है। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रह चुके, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रह चुके थे, आप सभी जानते ही होंगे। इसके अलावा है चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर कौटिल्य का नाम पूछता है तो होगा चाणक्य, क्या तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, क्या तो विष्णुगुप्त। इसके अलावा है कौटिल्य, क्या तो कौटिल्य। उसके अलावा है अनसु, क्या बोले हैं? तो अनसु, क्या तो अनसु। लेकिन यही सबसे ज़्यादा 3 पूछते हैं, यही सबसे ज़्यादा 3 पूछते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा अब पुरातात्विक में क्या बोले? तो मृदभांड, विभिन्न उपकरण, चित्र, अशोक के स्तंभ। अशोक के स्तंभ से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। अशोक का स्तंभ जो है खरोष्टी, क्या बोले हैं? खरोष्टी, क्या तो खरोष्टी। इसके अलावा है एक मिनट देखिएगा क्या बोले हैं। देखिएगा अशोक का जो स्तंभ है, अशोक का जो स्तंभ है खरोष्टी भाषा में सबसे ज़्यादा मिलता है, खरोष्टी भाषा में सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा है अरामाइक भाषा है, यूनानी भाषा में भी लिखित है, यूनानी भाषा में लिखित है। अशोक के सारनाथ अभिलेख से, अशोक के सारनाथ अभिलेख से 4 सिंह वाला चित्र लिया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे 4 सिंह वाला जो चिन्ह है वो कहाँ है? तो सारनाथ में है। कहाँ? तो सारनाथ में। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं अब अशोक किस वंश से संबंध रखते हैं? तो मौर्य वंश से संबंध रखते हैं, मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। कौन? तो अशोक ही 261 BC में, अशोक ही 261 BC में कलिंग युद्ध की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अशोक ही 261 BC में कलिंग युद्ध की थी। और कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार देखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं आगे क्या है। तो देखिएगा नालंदा बिहार के अवशेष है, नालंदा बिहार के अवशेष है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो हैं कुमार गुप्त हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमार गुप्त हैं। लेकिन पूछेंगे कुमार गुप्त किस वंश के हैं? तो गुप्त वंश के हैं, गुप्त वंश के। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त हैं, श्री गुप्त। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा मूर्तियाँ क्या है? तो सिक्के। आगे देखिए क्या है? तो मेगास्थनीज की जो इंटी का पुस्तक है, क्या तो फायन का यात्रा वृत्तांत है। हेनसांग की शिव की पुस्तक है त्रिशंकु की यात्रा वृत्तांत। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। मेगास्थनीज, क्या बोले? मेगास्थनीज। पूछेंगे किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? आप इसका जवाब कमेंट में बताइए। हम इतना आपको हिंट कर देते हैं कि मौर्य वंश से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित हैं, मौर्य वंश से संबंधित है। किसका राजदूत था और किसके दरबार में आए हैं? देखिएगा
पहले देखेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। देखिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट। हाँ देखिए क्या है, तो ध्यान से आप देखिएगा। पुरातात्विक स्रोत में बिहार का इतिहास अत्यंत ही समृद्ध एवं वैभवशाली रहा है। संस्कृतियों और धर्मों के क्या तो अद्भुत समन्वय में भूमि को विश्व के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ऐसे ऐतिहासिक घटना जिन्होंने वैश्विक धारा को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। या मूल बिहार की पावन धरती यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है, तो बिहार की पावन धरती पर ऐसे अनेक महान से ऋषि एवं विद्वान राजाओं ने जन्म लिया है, जिन्हें न केवल बिहार का बल्कि भारत का नाम भी विश्व में विख्यात किया है। सत्य, सदाचार और अहिंसा का उपदेश देते हुए भगवान महावीर तथा बुद्ध ने बिहार की धरती पर ही जन्म लिया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे द्विगजीय राजाओं ने इस राजाओं को सुदृढ़ और सुन्नति प्रदान की है। यह शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र था। समक्ष राजाओं का संरक्षण में हजारों वर्ष तक शिक्षा का सांस्कृतिक केंद्र रहा। यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा 1 मिनट। देखिएगा उल्लेखनीय है कि बिहार से बना है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध भिक्षु के विश्राम करने का स्थान है। बौद्ध भिक्षु का विश्राम करने का स्थान है। लेकिन 12वीं सदी के मुस्लिम शासक ने इस स्थान को बिहार कहना शुरू कर दिया है। वस्तुतः किसी भी काल में ऐसा काल एवं स्थान के इतिहास का निर्माण स्रोत के आधार पर होता है कि बिहार के इतिहास के अध्ययन से संबंधित उपलब्ध स्रोतों से मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। देखिएगा, जिसमें से पुरातात्विक में देखेंगे पूर्व ऐतिहासिक युग में मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तब पूछेंगे पुरातात्विक स्रोत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना से मिले। इनमें सारण जो चिरांद, पूछेंगे चिरांद कहाँ पर था, तो सारण चिरांद से नवपाषाण कालीन अवस्थित उपकरण वैशाली की 1 मिनट देखिएगा, थोड़ा सा हटा देते हैं। वैशाली की चचेरे, सारण के सोनपुर तथा पटना के मनेर ताम्रयुगीन उपकरण एवं मिद्रभांड प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत में शिलालेख, पुरातात्विक स्रोत में शिलालेख और स्तंभलेख, ताम्रपत्र एवं भावनाशेष सिक्के आदि बिहार के विभिन्न स्थलों से संबंध रखते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है, तो देखिएगा तीसरा देखते हैं। देखिएगा बिहार के अनेक भागों में अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इन अभिलेखों में अशोक के लाहौरिया, अरेराज लाहौरिया, नंदनगढ़ और रामपुर से प्राप्त स्तंभ लेख का सासाराम से चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुए, जिसे लघु शिलालेख तथा अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ का बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। गुफाभिलेख प्रमुख हैं। देखिएगा आगे क्या, तो बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि थी। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि थी। आगे क्या देखिएगा, पटना से प्राप्त यक्ष प्रतिमा दो अभिलेख अंकित थी। यहाँ वैशाली जिले के बसाड़ से महादेवी प्रभुदाय को भी 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख सांस्कृतिक भाषा में है। बिहार में प्राप्त गुप्त अभिलेख संस्कृत भाषा में जिसकी लिपि ब्राह्मणी है, जिसकी लिपि क्या है, तो ब्राह्मणी है। देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। देखिए 1 मिनट देखिएगा क्या, देखिएगा 1 मिनट। बसाड़ से मिट्टी के 2 मुहरे प्राप्त हैं। बसाड़ से
मिट्टी की 2 मोहरे प्राप्त हुए हैं, जिसे लेख उत्कीर्ण है। बसाठ से प्राप्त 1 मोहरे महादेवी ध्रुव स्वामिनी की है। ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी तथा गोविंद गुप्त की मां बताया गया है। ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी एवं गोविंद गुप्त की मां बताया गया। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या, तो देखिएगा, बोध गया से प्राप्त अभिलेख श्रीलंका की एक भिक्षु महानामा द्वितीय का वर्णन है। बोध गया से प्राप्त एक लेख में श्रीलंका की एक भिक्षु महानामा द्वितीय का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि महानामा द्वितीय ने बोध गया में क्या तो बजासन के समीप प्रसाद बनवाया था। देखिएगा 1 मिनट आगे क्या, तो नालंदा से प्राप्त गुप्तकालीन मोहरों से गुप्त वंशी का वर्णन मिलता है। ये देखिएगा, नवादा के निकट अस्पठ गांव से प्राप्त आदित्य सेन एवं गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख में गुप्तकालीन अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त से लेकर आदित्य सेन तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे क्या देखिएगा, बांका जिले के भौंसी में स्थित मादर पहाड़ी में आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसे तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेखित है। आरा के समीप जीवित गुप्त द्वितीय का एक पाषाण अभिलेख मिला है, जिसे उत्तर गुप्त शासकों की वंशावली कहा गया है। पूर्व मध्यकाल में पाल शासक के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए, जो संस्कृत भाषा में धर्मपाल के बोध गया से प्राप्त पाषाण अभिलेख के केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है, जिसने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। धर्मपाल के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि धर्मपाल ने एक गांव में दान दिया था। एक गांव को दान में दिया था। नालंदा के घोषराव से प्राप्त होता है कि देवपाल के पाषाण अभिलेख में देवपाल द्वारा नगरहार से जो वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है, नागरहार जो वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है, वीर देव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा की थी। वीर देव को नालंदा विश्वविद्यालय की अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा की थी। महिपाल ने नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि बालीदई ने नालंदा महाविहार को जला दिया था। महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि बालीदई नालंदा महाविहार को जला दिया। देवपाल का मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख आदि प्राचीन बिहार की प्रमुख प्रकाश डालता है। सिक्के के इतिहास के अध्यापन में महत्वपूर्ण स्रोत है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा राक्षस कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। बिहार में वैदिक काल में से लेकर गुप्त काल तक सिक्के प्राप्त हुए हैं। आरंभिक सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में जब बिहार में आर्यों का प्रभाव बढ़ रहा तो विदेह अंग मगध क्षेत्र में सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। विदर्नायक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा जनक के निक्स सिक्के दान दिया था। निक्स का अर्थ था शून्य या शतमान। आगे देखते हैं, 1 मिनट देखिएगा। बौद्धकालीन जातक कथाओं में निक्स को स्वर्ण सिक्के कहा गया है। बिहार के किसी भी स्थान से अभी तक सोने के सिक्के प्राप्त नहीं हुए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिहार के किसी भी स्थान से अभी तक सोने के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे सिक्के उत्तर पश्चिम वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। ऐसे 9 सिक्के पटना विश्वविद्यालय से पुरातत्व विभाग संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही है, जो
कर्ण पाषाण, धारण पाषाण या पूर्ण पाषाण जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। बिहार में चांदी और ताम्र सिक्के अनेक भागों में बीएनपी उत्तरी कोयले स्थलों से प्राप्त होता है। रजत आहत सिक्के लोहानीपुर, कुम्हारर, मनहेर, क्या तो मायरगंज, जागीर, गया, नालंदा, वैशाली, फतुहा, भभुआ, सुपौल, मोतिहारी, नंदनगढ़, मुंगेर, पटना सिटी, गया, चिरांद बिहार से प्राप्त हुई है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। गुप्त काल के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के पाए जाते हैं। बिहार के अनेक भागों में सिक्के मिलते हैं। नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। शासक के स्वर्ण युग नालंदा में ही शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया में ही मिले हैं। नालंदा और गया में ही मिले। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। अजातशत्रु द्वारा निर्मित राजगीर की किलेबंदी दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन बुकानन और हैम्टिल्टन द्वारा किया गया था। अजातशत्रु क्या बोले, नालंदा और प्रतिहार, एक मिनट, अजातशत्रु द्वारा निर्मित राजगीर की किलेबंदी दीवार जो है बराबर की गुफा का अध्ययन बुकानन और हैमिल्टन द्वारा किया गया था। बराबर की पहाड़ी में अशोक और उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन जेमर किट्टी के द्वारा होता है। इसने कुम्हार के टीले का उत्खनन किया है। देखिएगा आगे, देखिएगा कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे? कनिंघम को। 1861 में बिहार के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की पहचान की। उन्होंने ही बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष के बारे में बताया कि ग्रेनाइट निर्मित एक रेलिंग की खोज है। कनिंघम महादेव ने राजगीर को 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज में, जहां प्राचीन नालंदा महाविहार स्थित हैं, वहां से 2 अभिलेख मिले हैं जिस पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। नालंदा क्षेत्र में ही के तो कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त प्रसिद्ध पाषाण काल अभिलेख हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके बाद बिहार एवं पुरातत्व स्थलों की खोज की गति आई। 1962 ईस्वी में राज्य पुरातत्व निर्देशांक की स्थापना की। आगे देखते हैं क्या तो साहित्य स्रोत। बिहार के इतिहास से संबंधित साहित्यों में धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों तरह के स्रोत उपलब्ध हैं। धार्मिक स्रोत में वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, अर्थात शतपथ ब्राह्मण, वेदयन और उपनिषद स्रोत हैं। बिहार शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम अर्थात वेद में मिलता है। यद्यपि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। बौद्धिक साहित्य में अंगुत्तर निकाय एवं दीर्घ निकाय, विनय पिटक एवं जैन साहित्य में भगवती सूत्र आदि महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत की, जिसके बारे में बिहार के इतिहास की जानकारी मिलता है। अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में पहली बार 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में मगध एवं लिच्छवी मगध सबसे बड़ी महाजनपद या लिच्छवी एवं गणतांत्रतमक थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मध्यकाल में क्या बोले हैं, मिन्हाजुस सिराज की पुस्तकें तबकात नासिरी, शेख करीब एवं अफसानाए शाही अबस खास शेरवानी की तारीख़ शाही की प्रमुख साहित्य स्रोत रहे हैं। तबकात नासिरी भारत की तुर्की के आगमन में प्रारंभिक इतिहास है। भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम रचना तारीख़ शेर शाही का प्रशासन और इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। क्या है? इतबाकत देहवाली की क्या तो वास्तुनिकत एवं उस शेख कबीर की अफसाना ए सिराज रिजुकुल की संरचना कबियाउमाते तुसाकी, गुलाम हुसैन सलीम की रिजाल उल
रिजाइल उल क्या तो सलातिन तथा गुलाम हुसैन ताबत बताई की रचनाएं सियार उल क्या तो सियार उल मुत खिरानी आदि की बिहार के मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखी गई रचना है जिसमें से कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी, गुप्तकालीन साहित्य में जियाउद्दीन बर्नी की तारीख हिंद, फिरोज शाही तारीख फिरोज शाही, बाबर की तुजो की बाबरी, अबुल फजल की अकबरनामा आदि हैं बिहार के इतिहास के जानने के स्रोत हैं। अर्थात अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं, तुजो के बाबरी के लेखक बाबर हैं, तारीखी फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, अरशद के लेखक कौटिल्य। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है। तो उपरोक्त पुरातात्विक साहित्य स्रोत के अतिरिक्त विदेशी साहित्य स्रोत विदेशी एवं यात्रियों का विवरण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें यूनानी यात्री मेगास्थनीज, इंडिका, फायन, हेनसंग, इतिसंग आदि की यात्रा वृत्तांत प्रमुख है। क्या है? मंगल काल में भारत आए यूरोपीय यात्री के रौल्फ फिच है। तब पूछेंगे बिहार सबसे पहले कौन से यूरोपीय यात्री आए? तो रौल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, क्या तो मानरिक, मनुची, ट्रेबिनियर आदि ने अपनी यात्रा वृत्तांत बिहार में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृश्य पर किया। पे से ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से कई भी बार प्रश्न पूछे गए हैं कि बिहार में सबसे पहले रॉल्फ फिच आया था, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मानसिक, मनुची, ट्रेबिनियर आदि भारत में आए थे। आइए देख लेते हैं बिहार इतिहास जानने के स्रोत से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम ऑब्जेक्टिव के रूप में अर्थात वस्तुनिष्ठ रूप के रूप में करवाएंगे। यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में ही होंगे अर्थात पूछे गए प्रश्न हैं। देखिएगा क्या तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा इसमें क्या तो देखिएगा, जिसमें से तारमपार लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, बिहार के राजाओं के साथ संपर्क था। तो जावा सुमात्रा से था। 16 महाजनपद की सूची 16 महाजन की सूची उपलब्ध हैं अंगुत्तर निकाय। क्या तो अंगुत्तर निकाय से हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित की? तो वैशाली में। कहाँ? तो वैशाली में की गई थी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन मिलता है वह कौन सा है? तो विशाखादत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है विशाखादत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है? तो इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन के रूप में उल्लेखित कौन सा पुस्तक है? तो इंडिका है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें मौर्य साम्राज्य ने दक्कन की विजय की थी? तो देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बोले? चंद्रगुप्त मौर्य। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा आगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो देखिएगा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिएगा, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने इनके शासनकाल में भारत यात्रा की थी। अर्थात कहने का मतलब है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कौन सा एक गणतंत्रात्मक राज था? तो याद रखिएगा मल्ल। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन एक गणतंत्रात्मक था? तो मल्ल। कौन था? मल्ल था। चीनी यात्री युवांग या चुवांग भारत आया था। 630 ईस्वी में
1930 ईस्वी में। देखिएगा आगे, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा? तो संघमित्रा को। चीनी यात्री हेनसांग इनके शासनकाल में, चीनी यात्री हेनसांग इनके राज्यकाल में भारत आए थे। किनके राज्यकाल में भारत आए? तो हर्षवर्धन के। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। बिहार की आर्थिक समृद्धि की विकास पर आधारित है। बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है, तो कृषि पर आधारित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके पिछले वीडियो हम आपको पढ़ा चुके थे क्या? तो बिहार का सामान्य परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप हमें एक प्रश्न का जवाब कमेंट में बताइए कि कृषि की शुरुआत क्या बोलें? देखिएगा, कृषि की शुरुआत कब से मानी जाती है? कृषि की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका जवाब कमेंट में आप बताएं। देखिएगा, जितने भी प्रश्न बनते थे भारतीय इतिहास जानने के स्रोत से, हम वे सभी आपको करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी और थ्योरी क्लास में, अर्थात एक ही वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देख लीजिए।